मित्रों, फिर से आपका स्वागत है। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण पार्ट 1 देखा। अब इसका पार्ट 2 में चालू कर रहा हूँ। आगे जो हमारा टॉपिक बाकी रह गए थे वो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो शुरुआत करता हूँ मैं आहार श्रृंखला से। आहार श्रृंखला अर्थात क्या? सबसे पहले उसकी परिभाषा। इस परिभाषा के अंदर क्या है? तो परिभाषा के अनुसार विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला अर्थात आहार श्रृंखला। चलो थोड़ा विस्तृत में उसकी जानकारी अपने लेते हैं। तो विभिन्न जैविक स्तर क्या होता है? तो शुरुआत कर रहा हूं यहाँ उत्पादक। उत्पादक यहाँ पे प्रथम पोषी स्तर में है। ये उत्पादक स्वयं पोषी अथवा सपोषी सजीव कहे जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हरी वनस्पतियां और नीम हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन करते हैं, यानी अपना खुराक खुद बनाते हैं। ये उत्पादक है और इसको स्वयं पोषी कहा जाता है। चल, पोषण क्यों जरूरी है? एक और बात, पोषण क्यों जरूरी है? कोई भी सजीव को अपनी क्रियाएं, देह धार्मिक क्रियाएं जैसे कि वृद्धि, प्रजनन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, पाचन की क्रिया, ये सभी देह धार्मिक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होगी? ये ऊर्जा हमको खुराक से प्राप्त होती है। ये उत्पादक अपना खुराक स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वयं पोषी है और हम सभी प्राणी उसके ऊपर निर्भरित है, उसके ऊपर निर्भर है पोषण के लिए। तो इसको हम कहेंगे विषम पोषी सजीव। तो जो ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, ये सभी विषम पोषी सजीव है। केवल जो उत्पादक होते हैं वो स्वपोषी सजीव होते हैं। बराबर। अब तो जो उत्पादक होते हैं वो पोषी स्तर के अंदर प्रथम स्तर बनाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता, तो आपने देखा होगा कि खरगोश होते हैं और छोटे छोटे जीव होते हैं खरगोश जैसे कि भेड़, बकरियां भी है, वो सभी पेड़ और पौधे खाते हैं। तो उनका समावेश प्राथमिक उपभोक्ता में किया जाता है। हम मनुष्य भी जो शाकाहारी है वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। जो द्वितीय उपभोक्ता होता है, जो मांसाहारी होता है, जो छोटे छोटे जीवों को खाते हैं, उनका समावेश द्वितीय उपभोक्ता के अंदर रखा जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाते हैं उनको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और सबसे ऊपर का स्तर जो होता है, चौथा स्तर होता है, वो द्वितीय उपभोक्ता है। अर्थात जो बड़े मांसाहारी है, जैसे आपने सुना होगा शेर, बाघ, चीता, वो सबसे ऊपर की ओर होते हैं और उनका समावेश शीर्ष पे किया जाता है। वो द्वितीय क्रम के उपभोक्ता है। मैं यह स्तर लिख देता हूँ आपको समझ में आए इसलिए। ये है प्रथम पोषी स्तर, ये है द्वितीय पोषी स्तर, ये है तृतीय पोषी स्तर और ये है चतुर्थ अथवा चौथा
कोसी स्तर। तो इस तरह से ये कोसी स्तर का निर्माण किया जाता है आहार जाल के अंदर। अब मैं आपको समझाता हूं आहार जाल। आहार श्रृंखला आपने देखा वो सीधी रेखा में होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि द्वितीय उपभोक्ता की वहां से द्वितीय उपभोक्ता उसको खा सके, ये संभव नहीं है। वो आपको मैं दूसरे माध्यम से समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, आहार जाल। आहार श्रृंखला के बाद आहार जाल। आहार जाल क्या होता है? आहार श्रृंखला में एक सीधी रेखा जाती है, लेकिन आहार जाल के अंदर क्या होता है तो उसकी परिभाषा हम देखते हैं। एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के बीच आहार संबंधित शाखावन और शाखांश श्रृंखलाओं के जाल को आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार जाल। आप किताब के अंदर आहार जाल देखेंगे तो वहां पे वो शाखावंत है, यानी एक सजीव के ऊपर बहुत सारे सजीव निर्भर है और दूसरे सजीव के माध्यम से दूसरे बहुत सारे सजीव को पोषण मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा पेड़ के अंदर बहुत सारी शाखाएं एक दूसरे संबंधित होती है, तो ये शाखावंत कहा जाता है। तो ये शाखावंती जो होती है आहार श्रृंखला, उसको आहार जाल कहा जाता है। शुरुआत आपको एक मैं उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे कि कोई वनस्पति है, उस वनस्पति को भेड़, बकरियां, गाय और खरगोश खाते हैं। उस खरगोश को बड़े पानी मारते हैं और उसके ऊपर निर्भर सांप भी है, और सांप को मारने वाले मोर या ईगल होते हैं। तो ये एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर है, तो ये आहार जाल कहा जाता है। अब जो मोस्ट टाइम प्रश्न है जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया था मार्च 2020 के अंदर, इन सजीवों के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? आपको मालूम है कि हर एक सजीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी धार्मिक क्रियाएं करने के लिए बिना ऊर्जा के कोई भी सजीव जिंदा रह सकता नहीं है। तो ये कोसी स्तरों के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये भी कायमी प्रश्न है। ऊर्जा का स्थानांतरण स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना खुराक बनाते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हम जब उस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो पूरी ऊर्जा काम में नहीं आती है, थोड़ा सा ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी ऊर्जा उष्मा स्वरूप में या अन्य स्वरूप में वातावरण के अंदर चली जाती है, हमको पूरी प्राप्त नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण। सूर्य प्रकाश में से जो पेड़ और पौधे होते हैं, जो ऊर्जा आती है उसका केवल 1% ऊर्जा ही उत्पादकों के अंदर स्थानांतरित होती है। ऊर्जा मापने के लिए एकम होता है कैलोरी। मैं समझ रहा हूं कैलोरी में ये कैसे होता है। तो यहां सूर्य प्रकाश के अंदर समझ लो कि आपको 1000 कैलोरी ऊर्जा सूर्य प्रकाश में से है, तो केवल उसका 1% यानी केवल 10 कैलोरी ऊर्जा ही उत्पादक के अंदर स्थानांतरित होगी, यानी केवल 1% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, बाकी ऊर्जा का ह्रास होता है। क्या होता है? ह्रास होता है। वो उष्मा के रूप में या अन्य रूप में चली जाती है। अब उत्पादक जो होते हैं वो
अपनी देह धार्मिक क्रियाएं करने के लिए भी कुछ ऊर्जा का खर्च करते हैं। वो ऊर्जा में से पेड़ की पत्तियों और फलों में से उसका केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होता है। तो जो शाकाहारी होते हैं उनके अंदर केवल 1 कैलोरी ऊर्जा जाती है, केवल 1 कैलोरी। यानी जैसे जैसे कोशिश स्तर ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा का केवल 10% ही स्थानांतरण होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो जैसे ऊपर जाएंगे तो 0.1 कैलोरी और सबके शीर्ष में 0.01 कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। देखो यहाँ पे 1000 कैलोरी थी और वहां पे 0.01 कैलोरी की ऊर्जा मिली। तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सजीवों को विभाजित किया गया है। इन स्तर के ऊपर सजीवों की संख्या ज्यादा होती है। आपने देखा पेड़ और पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, उससे कम शाकाहारी, उससे कम मांसाहारी और सबसे कम शेष मांसाहारी। तो आपने देखा होगा वाघ और शेर दुनिया में बहुत ही कम है, वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो ऊर्जा बचती है उसका बहुत कम जाती है। ये ऊर्जा का स्थानांतरण एक मार्गीय होता है। कभी भी शीर्ष मांसाहारी उत्पादक को ऊर्जा वापस नहीं दे सकता है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक वस्तु भूल गया था मैं आपको, अपमार्जक। ये अपमार्जक क्या होता है? ये वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अपमार्जक अपघटन की क्रिया करते हैं। जो प्राणी, पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी मृत्यु के बाद या सड़ने के बाद वो कार्बनिक, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं और वापस पर्यावरण के अंदर मिला देते हैं, जिसकी वजह से कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थों का संतुलन पृथ्वी पर बना रहता है। सोचिए कि ये अपमार्जक ना होते तो क्या होगा? सोचना एक वस्तु है, सोचना। तो इसे समझाया मैंने आपको ऊर्जा का स्थानांतरण। अब 3 छोटे से टॉपिक बाकी है, वो समझा दूं, बराबर? शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जैव विशालन। बच्चों आपके लिए ये नया शब्द है, जैव विशालन अर्थात क्या? आपने देखा होगा कि आजकल पेड़ पौधे और फसलों के अंदर पीड़क और कीटनाशक का उपयोग ज्यादा किया जाता है। कीटनाशक के रूप में यूरिया और दूसरे रसायनों का उपयोग किया जाता है। ये जो पीड़क होते हैं, जो पेड़ और पौधों में से जो वहां पे उनको रोग होते हैं उसका वो विनाश करते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी मात्रा उसकी पत्तियों और फलों में रह जाती है। इनका सेवन मनुष्य करता है क्योंकि सबसे टोच के स्थान के ऊपर मनुष्य होता है। तो ये कीटनाशक और जो जंतुनाशक होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर आते हैं। आपको मालूम है कि हम लोग शाकाहारी तो वो खाना खाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो अपघट्य पदार्थ, अपमार्जक पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसे जैव विशालन कहा जाता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो कि रसायन जो है उसको मिटाने के लिए उसको धो डालते हैं और उसको साफ करके खाते हैं, चलो वो तो बाहर से मिट जाएगा, लेकिन जो अंदर रहे होंगे वो हमारे शरीर के अंदर उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारे रोग होने की संभावना होती है। तो बने तब तक आपको ये कीटनाशक और कीटनाशक का उपयोग कम करना चाहिए और ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती का उपयोग करना चाहिए, जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य बना रहता है। ये जैव विशालन का प्रश्न भी 2 मार्च के अंदर पूछा जाता है। अब मैं हम ओजोन परत। आपने ओजोन के बारे में सुना है? हाँ, सुना होगा कि बहुत बार अपने स्टैंडर्ड 9 के अंदर या हमारे कोई टीचर की
ओजोन स्तर क्या होता है? तो ओजोन यानी ऑक्सीजन के अंदर एक O जुड़ जाए तो O3 यानी ओजोन बनता है। वैसे तो ओजोन बहुत ही जहरीला गैस है, लेकिन ये जहरीला गैस भी हमारे लिए अच्छा है। कि वातावरण के सबसे ऊपर के स्तर में स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक ओजोन की परत है। ये ओजोन की परत है, वो हमारे सूर्य में से निकलने वाले पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकते हैं। यदि ये किरणें पृथ्वी पर आए तो हम मनुष्यों में त्वचा का कैंसर और दूसरे बहुत सारे कैंसर संबंधित रोग हो जाएंगे। तो ये ओजोन हमारे लिए आशीर्वाद के समान है, जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को परावर्तित करके वापस अवकाश के अंदर भेज देते हैं। लेकिन चलो शुरुआत करते हैं, ये बनता कैसे है। तो ऑक्सीजन का जो अणु है O2 पराबैंगनी किरण अथवा यूवी किरण की उपस्थिति के अंदर उसका विभाजन ऑक्सीजन परमाणु के अंदर होता है। ये ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन के अणु के साथ जुड़ के बनाता है O3, जिसे हम ओजोन के नाम से जानते हैं। सर ये टॉपिक यहाँ पे क्यों? ये टॉपिक यहाँ पे इसलिए है कि ये एक पर्यावरणीय समस्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पे समझाया जा रहा है। पहले जब फैक्ट्रीज वो सब नहीं थी तो ओजोन का स्तर बराबर था, लेकिन 1980 के दशक में साल में ओजोन के परत में गड्ढा शुरू हो गया, बड़ा होल होना शुरू हो गया है। तो जिसकी वजह से 1986 के अंदर एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड उत्तरी ध्रुव के ऊपर ओजोन के स्तर में बहुत बड़ा होल हो चुका है, जिसकी वजह से वो अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ रही है, जो हमारे शरीर को और त्वचा को नुकसान कर रही है। ये ओजोन स्तर की रक्षा करने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए 1987 में यूनेप प्रोग्राम शुरू किया गया है। यूनेप संधि के अनुसार ओजोन के स्तर को 1986 के स्तर पर ही सीमित किया जाए और जो उसको हानिकारक वायु है उसका उत्पादन कम किया जाए, ये संधि हुई है। आपने सुना होगा CFC, इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन स्तर को निष्क्रिय करने के लिए और उसको मिटाने के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर का जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणु को विस्थापित करता है। यानी आपने देखा कि कितना हानिकारक है। तो ये CFC वायु का उत्पादन कम करना चाहिए। इसका उपयोग कहाँ होता है सर? इसका उपयोग हमारे घरों में फ्रिज के अंदर, AC के अंदर, यानी जहाँ जहाँ ठंडक या फ्रीजिंग करना होता है वहाँ पे ये वायु का उपयोग होता है। तो ये CFC वायु की वजह से ओजोन के स्तर में होल हो रहा है। तो उसको कम करने के लिए अब CFC वायु की जगह HFC वायु का उपयोग किया जाता है। तो इसका पूरा नाम है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो वहां क्लोरीन को हटा दिया गया है और HFC वायु का उपयोग किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन, आपने न्यूज़ सुना होगा लॉकडाउन के अंदर ओजोन के लेयर का जो गड्ढा बहुत सा बड़ा था वो कम हो गया है। जितना प्रदूषण कम होगा उतना ओजोन लेयर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा और पृथ्वी इंसान को जीने के लायक रहेगी। ये नहीं किया तो अभी भविष्य के अंदर पृथ्वी जीने के लायक रहेगी नहीं। ये सभी हमारे हाथ में है।
चलो, तो इसके हमें बताया कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण को कम करना चाहिए। तो उसके अंदर भूमि प्रदूषण और वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कम करने के लिए जो हम कचरा निकालते हैं उसका प्रबंधन भी ठीक से करना चाहिए। आपको मालूम है एक इंसान औसतन दिन का 500 ग्राम कचरा निकालता है। पृथ्वी के ऊपर 800 करोड़ इंसान है, मल्टीप्लाई कर लो कितना सारा कचरा निकलता होगा। और इसके अंदर भी कचरों को दो विभागों में, दो तरह के कचरों में विभाजित किया जाता है। एक तो जैव निम्नीकरणीय, दूसरा अजैव निर्मीकरणीय। तो ये शब्द नए हैं, ओके, समझा रहा हूं कैसे है ये। जैव निर्मीकरण क्या होता है? वो कचरा जो अथवा वो पदार्थ जिसका विघटन अपमार्जक की वजह से हो जाए उसको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल की तौर पे दे रहा हूं मैं कागज के। कागज जो होते हैं उसका विघटन होके वो वापस से अकार्बनिक पदार्थ के रूप में वापस जमीन के अंदर मिल जाता है, जिसकी वजह से वायु और जल और भूमि प्रदूषण होता नहीं है। उसको इंग्लिश में कहेंगे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ। अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने प्लास्टिक के ऊपर प्रतिबंध ला दिया है और कागज की थैली का उपयोग कर रहे हैं। इसके पीछे यही कारण है। दूसरा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जिसका विघटन अपघटक या अपमार्जक से ना हो उसको अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के अंदर प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबर और कांच का उपयोग, कांच को रखा जाता है। देखा होगा प्लास्टिक, आपने प्लास्टिक को 25 साल या 100 साल भी जमीन के अंदर रखे तो भी उसका विघटन होता नहीं है। आपने सुना होगा पॉलीथीन, जो आप प्लास्टिक की थैलियां उपयोग करते थे ना, वो पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी होती थी। उसका 100 साल तक विघटन होता नहीं है। उसकी जहरीली वायु जमीन और पानी दोनों को प्रदूषित करती है और यदि इसको जलाया जाए तो वायु को भी प्रदूषित करती है। इसकी वजह से ये ऐसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए नहीं। तो इसके लिए हम क्या सावधानियां बरतेंगे? तो कभी भी कोई सब्जी लेने जाओ या कुछ भी लेने जाओ तो घर से कागज की या कपड़े की थैली लेके जाना चाहिए। दूसरे छोटे अंतर के लिए आप जा रहे हो तो व्हीकल का उपयोग कम करना चाहिए और आपको साइकिल या ऐसे उपयोग करने चाहिए। बहुमाली इमारतों के अंदर लिफ्ट का उपयोग भी कम करना चाहिए। तो इस तरह से ऊर्जा का बचाव होगा और हमारी पृथ्वी हमारे लायक बनी रहेगी, जो हमारी आगे की पीढ़ियों को काम में आएगी। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं